हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जिस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का सिलेबस कवर किया था, उसी प्रकार हम लोग आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने चैप्टर इंक्लूडेड हैं, कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये सारा चीज जो आपको पता चलता है सिलेबस के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस है, काफी इजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देखिए इस बार क्या बदलाव हुआ 2024 में, जो आप लोग बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, नया जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, चैप्टर कौन सा इंपोर्टेंट है, कैसा कितना इंपोर्टेंट है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। कौन सा बुक पढ़ना है, पीडीएफ यानी नोट्स वगैरह कहां से मिलेगा, ये सारा चीज हम लोग बताएंगे। ये सारा चीज हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज पर, ठीक है। देखिए सबसे अगर चैप्टर की अगर बात की जाए, सबसे पहली बात, आपका जो बुक है पॉलिटिकल साइंस दो पार्ट में बटा हुआ। कितना पार्ट? दो पार्ट में बटा हुआ। पार्ट वन यानी भाग ए का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें आपका टोटल 9 चैप्टर इंक्लूडेड है, यानी टोटल इसमें चैप्टर्स की जो संख्या है आपका 9 है। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट का नाम है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी भारत को जब आजादी मिली, यानी भारत को आजादी मिलने के बाद उसमें राजनीति, क्या क्या राजनीति घटनाएं घटी, कैसे राजनीति चली, वो सारे चीज के बारे में हम लोग भाग बी में पढ़ेंगे, यानी सेकंड बुक में पढ़ेंगे, जिसमें आपका टोटल चैप्टर जो इंक्लूडेड है, इसमें भी आपका 9 चैप्टर है। कितना चैप्टर? इसमें भी टोटल आपका 9 चैप्टर है। यानी टोटल अगर चैप्टर्स की बात की जाए पॉलिटिकल साइंस में, टोटल 18 चैप्टर है, यानी 18 चैप्टर आपका है, ठीक है। तो भाग वन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, यानी अगर चैप्टर आपका सिलेबस जो स्टार्ट किया जाएगा, राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आपका भाग वन यानी समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे। तो समकालीन विश्व राजनीति का शीत युद्ध का दौर, यानी समकालीन विश्व राजनीति के बुक जो है, यानी पार्ट वन बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध किसको बोलते हैं? वैसा युद्ध जिसमें बिना हथियार का इस्तेमाल किए, बिना हथियार यानी प्रयोग किए, दो देशों के बीच, दो गुट के बीच, दो एक तरह से सदस्य के बीच युद्ध चलती है, विचारधारा की युद्ध चलती है। तो उसके बाद उस क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो शीत युद्ध चला था, उसी के बारे में इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसी के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है, शीत युद्ध का दौर, ठीक है। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच इसमें जो जो भी मतलब अफरा तफरी का माहौल था, ठीक है, यूएसएसआर बिखर गया तब शीत युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। इसके बीच जो भी मतलब टनफन चला था, जो भी मामला हुआ था, जो भी मतलब एक तरह से एक्शन लिया गया था दोनों गुट के तरफ से, वो सारा चीज का एक्सप्लेनेशन, वो सारा चीज के बारे में डिटेल से में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर वन में, जिसका नाम दिया गया है शीत युद्ध का दौर, ठीक है। अब चलिए दूसरी जो आपका चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर वो आपका है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी पहला ध्रुव जो आपका अमेरिका, दूसरा जो है आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ यूएसएसआर 15 देश थे उसमें टोटल, वो क्या गए 15 देश उसमें इंक्लूडेड थे, और उसमें वो बिखर भी गए थे, ठीक है, वो आपस में बिखर भी गए थे, जिसके कारण दो ध्रुवीयता का जो अंत हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका समकालीन विश्व राजनीति, यानी पहला बुक राजनीति शास्त्र का, ठीक है। अब देखिए आगे अगर देखें तो तीसरा चैप्टर आपका है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी अमेरिका जो इतना दबदबा बना रहा है, अमेरिका जो किसी भी देश में जाकर के अपना सैनिक भेज देता है, अमेरिका किसी भी जगह में अपने सैनिक को उतार करके कहीं भी हमला करवा देता है, अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान में सैनिक घुसा देता है, अमेरिका चाहे तो इराक में सद्दाम हुसैन को मरवा देता है। ये सारा चीज कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब है कि दबदबा यानी दादागिरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अपने आप जो बोलते हैं दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में दादागिरी, उसी को बोलते हैं वर्चस्व, ठीक है। तो समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या क्या वर्चस्व है, कहां कहां उन्होंने क्या किया, क्या मतलब अपनी फायदा के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए, विश्व में कहां कहां उन्होंने अपना सैनिक बैठा है, क्या 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 युद्ध मतलब कौन कौन सा घटना में उनका हाथ रहा है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व यानी अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिका क्या पहुंच है, मतलब अमेरिका का एक तरह से क्या हाथ रहा है, ये सारा चीज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तीसरा चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, इसके बारे में हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें कम ही थ्योरी आपका दिया गया है। अब देखिए अगला चैप्टर आपका है समकालीन दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में क्या क्या हलचल चली, ठीक है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से गुट बने, व्यापारिक साझेदार बने, ठीक है, व्यापार करने के लिए कौन कौन सा संगठन बना, ठीक है, या फिर राजनीतिक विश्व स्तर पर राजनीतिक तौर पर
अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन सा संगठन का निर्माण किया गया, ये सारा चीज का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे वो समकालीन दक्षिण एशिया में करेंगे, जो चैप्टर 5 आपका नाम है बुक 1 का, ठीक है। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने, कौन कौन से संगठन बने, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर का नाम ही रखा गया है, इसमें बहुत सारे संगठन का नाम आपका दिया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपका चैप्टर 6 में किया जाएगा, बुक 1 के चैप्टर 6 में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया गया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये सिक्योरिटी को लेकर के अभी पूरा दुनिया हलचल में है। कोई भी देश नहीं चाहता है कि मेरे पास परमाणु बम ना हो, यानी परमाणु हथियार ना हो। हर देश चाहता है कि मेरे पास हथियार हो। हर देश यही चाहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी को टाइट करें, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के पीछे हम खर्चे करें, ज्यादा से ज्यादा मेरा सुरक्षा सिस्टम यानी सिक्योरिटी सिस्टम जो है आपका मेरा बेहतर हो सभी देशों से, ताकि कोई भी देश हम पर हमला न कर सके। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा हेरफेर है। अमेरिका एटम बम बनाता है तो वो सभी लोगों पर बैन लगाने की कोशिश करता है, ईरान पर बैन लगाने की कोशिश करता है, या फिर आपके नॉर्थ कोरिया अगर बम बनाता है, एटॉमिक बम बनाता है, तो आपको अपने एक तरह से सुरक्षा के लिए, या फिर भारत अगर कहें, भारत जो हमारे देश भारत में जो परमाणु बम बनाया गया तो आत्मसुरक्षा के लिए, ना कि किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान ने बनाया तो वो भी एक तरह से अपने आप को मजबूत करने के लिए। यानी कोई भी देश अगर हथियार बनाता है तो वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और विश्व में फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है, यानी भविष्य में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हथियार बनाता है, ठीक है। लेकिन ये विश्व के लिए खतरा है ना, ये क्या है, विश्व के लिए खतरा है। कहने का बात ये बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि ये जो हथियार बनते हैं, इतने घातक हथियार, अभी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जो एटॉमिक बम गिराए गए, तो उसका असर अभी तक देखने के लिए मिलता है। तो बड़े लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो उससे भी मतलब उस टाइम जो बम गिराया गया था हमें जापान में, तो उस समय से भी घातक यानी उस समय से भी ज्यादा खतरनाक बम अभी है, अभी बनाया जा रहा है। तो इसका तो कहीं ना कहीं प्रयोग होगा ना, आगे चल के फ्यूचर में इसका तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होगा तो दुनिया में ही होगा, तो दुनिया अपने आप में ही एक बार खत्म हो जाएगा। इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर किसी तरह से छिड़ा, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर किसी तरह से छिड़ा को, तो लगभग पूरा दुनिया नाश हो जाएगा। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी तरह से अगर छिड़ गया किसी भी तरह गुट की तरफ से, तो लगभग पूरा दुनिया नाश हो जाएगा, क्योंकि इतने मॉडल, इतने लेटेस्ट वेपन्स बन चुके हैं, इतने घातक हथियार बन चुके हैं लगभग सभी देशों के पास। अगर ये हथियार का अगर 1% भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो लगभग पूरी दुनिया की आबादी जो है एक तरह से क्षति हो जाएगी, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो खो देगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि अभी क्या है ग्लोबलाइजेशन, यानी एक तरह से पर्यावरण में क्या हो रहा है कि जहरीले गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का मात्रा बढ़ रहा है, सीएफसी का मात्रा बढ़ रहा है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ रहा है। तो ये सब गैस जो है कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए खतरा है। ओजोन परत क्षय हो रहा है, ये आप तो सुनते हैं 8th क्लास में ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन परत जो है उनका जो लेयर है वो क्षय होते आ रहा है, ठीक है। तो ओजोन परत जो क्षय हो रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम सभी देश है ना, दुनिया के जितने भी देश हैं इसका जिम्मेवार है। जैसे कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जो भी विकसित कंट्री है, खास करके अमेरिका, रसिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो आपका डेवलप्ड कंट्री है यानी विकसित कंट्री है, तो ये सब क्या किया कि विकास करने के दौरान इतना फैक्ट्री वगैरह बैठाया है, इतना धुआं छोड़ा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, सीएफसी गैस निकाला है कि अब पर्यावरण क्या है, खतरे में है, ठीक है। यानी अगर किसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर पृथ्वी पर आई तो फिर कैंसर हो जाएगा आदमी के, मतलब एक तरह से स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ये सब का जिम्मेवार कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर जो कंट्री विकास कर रहा है वो सब कंट्री इसका जिम्मेवार है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए विश्व लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी कदम उठाए गए, जितने भी मीटिंग हुई, जितने भी संगठन बनाए गए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, जिसमें आपका है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और चैप्टर 8 में काफी इंटरेस्टिंग एक बात मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में जितने भी देश हैं सभी गरीब देश हैं, वो तो कोई विकास नहीं किए हैं या फिर वो तो विकास नहीं कर रहे, तो उनका कहना है कि हम कभी विकास किए नहीं है, हम कोई फैक्ट्री बैठाए नहीं है, मेरे तरफ से कोई जहरीली गैस छोड़ी नहीं गई है, मेरे तरफ से सीएफसी, CO2, SO2 ये सब कोई गैस नहीं छोड़ा गया है मेरे देश की तरफ से, क्योंकि मेरा देश फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं मेरा देश में। तो अफ्रीकन कंट्री जितने भी है वो सारे लोगों का कहना है कि
पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए, विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए हम एक भी मतलब योगदान नहीं करेंगे, ठीक है, हम एक भी रुपया नहीं देंगे। क्यों? उनका भी कहना सही है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, यही सब जिम्मेवार है, यही लोग जिम्मेवार है पर्यावरण को दूषित करने के लिए। सही बात है भाई। मतलब विकास कोई करे और मतलब पर्यावरण की क्षति की भरपाई कोई करे और मतलब सही बात है। सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए अगला स्टेप लिया गया है, जैसे कि रियो डी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब चीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए चैप्टर 9 आपका है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब यह हुआ कि सभी देश आपस में जुड़ जाना, ठीक है। वैश्वीकरण, अगर आपके पास चाइना का मोबाइल है तो चाइना का मोबाइल क्यों है आपके हाथ में? वीवो आपका चाइना का मोबाइल है, वीवो इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। अगर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो एक देश का सामान दूसरे देश में नहीं पहुंच पाता, या फिर भारत का सामान कहीं दूसरे देश में नहीं पहुंच पाता, या फिर दूसरे देश का सामान भारत में नहीं आ पाता। तो इसी को कहते हैं क्या? वैश्वीकरण। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 9 है। तो बुक 1 है आपका समकालीन विश्व में राजनीति। बता दिए कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको पॉइंट भी बताया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग एक तरह से माइंड तो काम कर गया होगा कि ये चैप्टर में जो ज्यादा जिक्र किया गया है, ज्यादा जो मतलब एक्सप्लेनेशन किया गया किसके बारे में, समझ गए। शीत युद्ध का दौर में आप क्या पढ़ेंगे? अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के बीच जो मतलब एक तरह से टनफन युद्ध का दौर चल रहा था, बिना हथियार का इस्तेमाल करते हुए युद्ध चल रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो ध्रुवीयता का अंत यानी अमेरिकी वर्चस्व और यूएसएसआर जो एक तरह से अपना अस्तित्व खोया, उसके बारे में पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, मैंने आपको बताया अमेरिका जहां भी दबदबा चला रहा है, चाहे मतलब अफगानिस्तान में कभी सैनिक घुसा देता है, कभी सद्दाम हुसैन के देश में सैनिक घुसा देता है, कभी मतलब एक तरह से कोई ऑपरेशन चला देता है, किसी भी बिल पास करके अपने मतलब हथियार इसके पास है ना, हथियार इसके पास है, ये लेटेस्ट वेपन्स रखते हैं, लेकिन उसी लेटेस्ट वेपन्स के बल पर, उसी मतलब एक कहते हैं ना कि चोर जो आता है वो सिर पर गन लगा करके चोरी करके निकल जाता है, मतलब वही काम कर रहा है अमेरिका। वो अपने गन लगा करके किसी भी देश के सिर पर गन लगा करके अपना मनमर्जी कर रहा है, अपना काम निकाल रहा है, ठीक है, अपने फायदे के लिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर 6 है आपका। और समकालीन विश्व में सुरक्षा, सुरक्षा के लिए कौन कौन सा देश क्या कह रहा है, कौन कौन सीबीटी यानी एक तरह से बहुत सारे मतलब नियम भी लाए गए सुरक्षा परिषद में कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ये सब के चीज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 आपका तो समझा दिया गया, चैप्टर 9 आप तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए बुक 2 आपका नाम है। बुक 2 में क्या है नाम? भारत, स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब देखिए सिंपल से अगर मैं आपको बोलूं तो बुक 1 जो है आपका ना, बुक 1 जो है आपका वो आपका विश्व लेवल पर है। यानी बुक 1 जो पढ़ेंगे तो विश्व लेवल पर जो भी घटनाएं घटित हुई, यानी विश्व लेवल पर जो भी चीज चल रहा है वो सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समकालीन विश्व राजनीति, यहाँ पर बुक का नाम ही है विश्व, विश्व राजनीति यानी दुनिया के लेवल पर जो भी राजनीति हो रही है उस चीज के बारे में हम लोग बुक 1 में पढ़ेंगे। अब आ जाइए अब बुक 2 में, यानी सेकंड बुक में, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी भारत में आजादी होने के बाद भारत में क्या क्या राजनीति चली, क्या क्या पॉलिटिकल एजेंडा चला, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड बुक में, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति का सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी कहने का यह हुआ कि भारत को जब आजादी मिली तो ये संभव नहीं था, सारे देश जो मतलब देश में अलग अलग टुकड़े थे, जैसे कि हैदराबाद अलग होना चाहता था, ठीक है, तमिलनाडु भाषा के आधार पर अलग होना चाहता था, असम उस टाइम देश का मतलब भाग नहीं था, बहुत सारे गोवा को उस टाइम संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी, उन्हें मतलब अंग्रेज चले गए थे लेकिन गोवा को आजादी नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को बनाने में, पूरे भारत को संवारने में, राष्ट्र को निर्मित करने में, राष्ट्र को बनाने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये लोगों के सामने कहीं ना कहीं चैलेंज था, चुनौती था कि भारत को एकजुट किया जाए, एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो क्या क्या चैलेंज, क्या क्या चुनौती रही है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, हैदराबाद अलग देश बनना चाहता था, तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो भाषा के आधार पर अलग बनना चाहता था, ठीक है, गोवा को संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। तो ये सारे चैलेंज थे, ये सारे चैलेंज के बारे में, चुनौती के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। समझ गए? इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे। अब देखिए सेकंड जो चैप्टर का नाम है वो आपका है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। जनरली इसमें जो कहा गया है एक दल यानी कांग्रेस के बारे में आपको कहा गया, ठीक है। कांग्रेस अगर विश्व लेवल पर अगर देखी जाए तो वो टोटल जो राजनीति किया है वो अमेरिका किया है,
ठीक है। टक्कर उनको कौन दे रहा था? यूएसएसआर दे रहा था, लेकिन यूएसएसआर फिर बाद में बिखर गया। तो अभी भी लगभग अमेरिका है, लेकिन अभी भी लगभग अमेरिका का कुछ ना कुछ दबदबा जो है कम हुआ है पिछले टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी यूएसएसआर, चाइना और ये सब जो कंट्री है, ये सब बहुत ही ज्यादा आगे निकल रहा है, बहुत ही तेजी से। ठीक है, अब देखिए एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें जनरली एक दल यानी एक राजनीतिक दल का जो एक तरह से दौड़ रहा है, यानी उनकी जो एक तरह से पहुंच रही है, उनके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध, भारत का विदेशी संबंध कैसा रहा है, ठीक है, भारत किस देश के साथ कैसा व्यवहार किया है, ये सारा चीज का जो अनुभव आपको प्राप्त होगा वो आपको मिलेगा आपका भारत के विदेश संबंध, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, जनरली कांग्रेस प्रणाली चैप्टर 5 जो आपका काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें सिंडिकेट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सिंडिकेट का मतलब होता है कांग्रेस के जो प्रभुत्व यानी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेताओं के जो समूह थे, यानी ताकतवर नेता, पावरफुल लीडर्स के जो समूह थे, ग्रुप थे, उनको एक नाम दे दिया गया था सिंडिकेट। उस चीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना में। ठीक है, चैप्टर आपका 5 है। अब देखिए चैप्टर 6 में आपका कहा गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में संकट यानी कुछ न कुछ बला, कुछ न कुछ ऐसी विपत्तियां, ऐसी संकट की घड़ी आ जाती है, तो लगने लगता है कि लोकतंत्र अब खतरे में। तो लोकतंत्र व्यवस्था का संकट क्या क्या होता है, ये सारा चीज का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे चैप्टर 6 में, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 7 सेकंड बुक का नाम दिया गया है आपका जन आंदोलनों का उदय, यानी जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन। जन का मतलब होता है लोग, जन संख्या मतलब लोगों की संख्या, जन आंदोलन मतलब लोगों का आंदोलन, यानी पब्लिक का आंदोलन। कुछ भी अगर सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर सरकार पब्लिक के विरुद्ध या फिर कानून से हटके, संविधान को नहीं मानते हुए कोई भी कदम अगर उठाई जाती है, तो फिर वहां जन यानी लोग जो है आंदोलन करना स्टार्ट कर देता है। वैसे मतलब मुद्दों पर जो लोगों के हित में नहीं है, जो कानून में, जो कानून यानी संविधान जिसकी इजाजत नहीं देती है, अगर वो काम अगर सरकार करेगा, गवर्नमेंट अगर करेगी, तो फिर वहां क्या होगा? जन आंदोलन होगा। ठीक है, तो जन आंदोलनों का उदय, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 8 का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं कौन सा क्षेत्र की क्या आकांक्षा है, क्या मतलब ख्वाहिश है, क्या डिजायर है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, जिसका नाम दिया गया है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी भारतीय राजनीति में इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या नए बदलाव हुए, नए चेंज आए, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, जो आपका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो टोटल चैप्टर्स आपके कितने हैं? 9 चैप्टर है, बुक 1 एंड बुक 2। समझ गए? जो पॉलिटिकल साइंस है आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि आप जानेंगे अपने भारत के बारे में, विश्व के बारे में, राजनीतिक तौर पर क्या क्या घटनाएं घटी, ये सारा चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो टोटल चैप्टर्स की बात की जाए तो 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पेपर फॉर 2024 एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यानी अगर बिहार बोर्ड की अगर बात की जाए, जनरली सभी बोर्ड के मेरे पास है नहीं, सभी बोर्डों का बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बिहार बोर्ड का लिखा हुआ हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं 100, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है बिहार बोर्ड वालों को। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। अब 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जिसके एक क्वेश्चन का वेट रहता है 2 मार्क्स। 50 इंटू 2 टोटल हो जाता है आपका 15 इंटू 2 क्या हो जाता है 13 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स हो जाता है, 30 मार्क्स हो जाता है इसमें। तो अब 50 और 30 कितना हुआ? 80। ठीक है, अब बाकी जो 20 मार्क्स बचे हैं, तो इसमें आपका जो पूछा जाता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 8 प्रकार का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, और एक क्वेश्चन का जो वेट रहता है 5 मार्क्स का रहता है। तो 4 गुना 5 करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे, टोटल 20 मार्क्स हो जाता है। 20 मार्क्स है इधर और 30 मार्क्स है यहाँ, टोटल 50 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 मार्क्स, टोटल 100 हो गए। ठीक है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये बिहार बोर्ड का पैटर्न हम बताए। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुननी है आप लोगों को। अगर आप तनु क्लासेस आउटकम चैनल पर विजिट किए, तो ये उम्मीद लेकर के पूरी तरह से मेरी तैयारी हो जाए। तो सबसे पहली बात, आपको 3 काम करना है। पहला काम ये करना है कि ये जो नंबर है 9263024669
4692। ठीक है, ये जो नंबर है ये तनु क्लासेस डॉट कॉम चैनल का ऑफिशियल नंबर है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज पूछना है कोर्स के बारे में, नोट्स के बारे में, इसमें आपको पूछना है व्हाट्सएप करके। ठीक है, कॉल करेंगे, कॉल तो रिसीव नहीं किया जाएगा क्योंकि जो सर है वो आपके काम पर लगे रहते हैं, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप में रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये नंबर को आपको सेव करके रखना है। दूसरी बड़ी काम ये करना है कि प्ले स्टोर में जाइए, जैसे कि प्ले स्टोर आपके मोबाइल में है या फिर आपके सिस्टम में है। ठीक है, जैसे कि आप लोग टिकटॉक वगैरह, शेडिट वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वहां जाइए, वहां सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस। ये क्या है, चैनल का नाम तनु क्लासेस में आप विजिट कर रहे हैं तो वहां तनु क्लासेस सर्च करेंगे और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि एप्लीकेशन में ऑल नोट्स, सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेंगे। जो भी नोट्स जो भी चाहिए, कोर्स वगैरह सारा चीज वही मिलेगा। कोर्स का सेक्शन मिलेगा और पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा। पीडीएफ में जाएंगे तो सिर्फ पीडीएफ मिलेगा बाबू। अगर कोर्स में इन करते हैं तो ऑल चीज मिलेगा, आपको तैयारी कराई जाएगी, सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज इसमें दिया जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी पूरा जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी अगर आप कोर्स में इन करते हैं। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, तनु क्लासेस सर्च करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और कोर्स कुछ ही दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा, सारा चीज अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो प्ले स्टोर में से आपको एक तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप ज्वाइन हो जाइए तनु क्लासेस से। लगभग 19,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कितना? 19,000 स्टूडेंट आपके तनु क्लासेस चैनल से जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जो भी कुछ नया होता है, नोट्स वगैरह के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम टेलीग्राम में मैसेज करते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाए, या फिर ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स भेजी जाए, क्योंकि हजारों स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं है, हजारों स्टूडेंट है। तो पॉसिबल कब है? प्ले स्टोर में जाइए, तनु क्लासेस सर्च कीजिए, तनु क्लासेस सर्च करके जो आपको प्ले स्टोर में जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और फोन नंबर को सेव कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में लगभग 19,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको 3 काम बताए। अगर पूरी तरह से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तनु क्लासेस डॉट कॉम चैनल का, क्योंकि आप जानते हैं, आप रिव्यू देख चुके हैं कि कैसे कितना मार्क्स लेकर के आए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, लगभग हजारों बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं तनु क्लासेस डॉट कॉम चैनल के फैमिली से पढ़कर। ठीक है, तो आप लोगों को 3 काम करना है। नंबर को सेव करना है, फर्स्ट काम क्या करना है, नंबर को सेव करना है। सेकंड काम आपको प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का क्लास था। जिस तरह से हम लोगों ने सारा सिलेबस का क्लास कवर किया, तो उसी तरह से ये सिलेबस का क्लास था। सिलेबस का क्लास कंप्लीट होने के बाद जो आपका है चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया जाएगा और इसी तरह से आप लोगों की क्लास चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज एक बार जम करके